मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम व्यावसायिक बैंक इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए व्यावसायिक बैंक के विनियोग नीति यानी कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर बात करेंगे। किसी भी बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना है और लाभ ये कैसे कमाती है। जो बैंक के ग्राहक है, जो बैंक के पास पैसे रखते हैं, उनके पैसों पर बैंक साख निर्माण करती है, लोगों को ऋण देती है, उस ऋण पर ब्याज लगाती है और जो पैसा लोग अपने खातों में रखते हैं उनका विनियोजन करके उनसे लाभ कमाती है। तो इस तरह जो ऋण बैंक देती है उस पर ब्याज चार्ज करती है और जो लोगों का पैसा होता है जो तरल स्वरूप में ग्राहकों के अकाउंट में जमा होता है उसका विनियोजन भी करती है और बैंक की सफलता के लिए वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करती है। बैंक अधिकतम लाभ के उद्देश्य के साथ साथ बैंकर को अपने आस्तियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। अब होता क्या है कि बैंक के पास ग्राहक पैसे रखते हैं और इन्हीं पैसों का विनियोजन बैंक करती है, इनको इन्वेस्ट करती है। बैंक अपनी अनुभव से जानती है कि जो ग्राहक उसके पास पैसा रखने आ रहा है वो पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालने वाला है, वो उसमें से कुछ हिस्सा ही निकालेगा। तो इसे हम कहते हैं ये एक रेशियो है, एक परसेंटेज है जो बैंक को तरल स्वरूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में रखना है। क्योंकि ग्राहक जब बैंक के पास पैसे रखता है या बैंक अकाउंट में वो पैसे डालता है तो वो इस विश्वास के साथ डालता है कि जब भी वो बैंक के पास पैसे मांगने जाए तो उसे उसके पैसे वापस मिलेंगे, जितने भी वो मांग रहा है या पूरे अगर वो मांग रहा है तो भी उसे वापस मिलेंगे। तो ये एक विश्वास होता है और बैंक को यदि अपने ग्राहकों को बांधे हुए रखना है तो उन्हें इस विश्वास को निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है कि यदि ग्राहक पैसे मांगने आए तो बैंक के पास इतनी तरलता, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो ग्राहक को उसके पैसे लौटा सके। तो अब प्रॉब्लम क्या है, लिक्विडिटी तो रखनी है बस। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर बैंक तरलता रखती है, अगर बैंक उन पैसों को लिक्विड फॉर्म में रखती है, बैंक अपने ही अलमारी में उनको बंद करके रखती है, तो विनियोजन किसका करेगी, इन्वेस्ट क्या करेगी, ऋण कहाँ से देगी। तो इसका मतलब ये है कि लाभदायकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और तरलता, लिक्विडिटी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। अगर लिक्विडिटी, तरलता अधिक रखी जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है, लाभदायकता घट जाती है, क्योंकि बैंक के पास विनियोजन करने के लिए कम पैसे बचते हैं। और अगर लिक्विडिटी को कम रखा जाता है, तरलता को कम रखा जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी या लाभदायकता बढ़ती है, क्योंकि बैंक के पास इन्वेस्ट करने के लिए अधिक पैसा है। लेकिन यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर तरलता को कम रखा जाता है तो अगर ग्राहक अचानक पैसे मांगने आ जाए तो बैंक अगर उसको ये बोल दे कि अभी नहीं है हमारे पास, तो उस ग्राहक का विश्वास बैंक पर से उठ जाएगा और इस तरह से अगर ग्राहकों का विश्वास बैंक पर से उठ गया तो वो उस बैंक में अपना खाता नहीं खोलेंगे, उस बैंक में अपना पैसा नहीं रखेंगे, मतलब कि ब्रीफली बैंक का व्यवसाय ही ठप हो जाएगा। एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं इस चीज़ को। अगर एक व्यक्ति ए है जो बैंक में 100 रुपीज़ रखता है और जैसे हमने साख निर्माण की प्रक्रिया समझते हुए यहाँ पर 20%
रिज़र्व अज्यूम किया था। तो बैंक अगर 100 का 20% यानी कि 20 रुपीज़ तरल स्वरूप में रखती है, लिक्विड फॉर्म में रखती है, तो बैंक को इन्वेस्टमेंट के लिए, विनियोग के लिए 80 रुपये अवेलेबल होते हैं। इसके उल्टा अगर बैंक लिक्विडिटी अधिक रखना चाहती है, सेफ, जैसे वो लिक्विडिटी बढ़ाती है, जैसे वो तरलता बढ़ाती है, वो सेफ्टी भी बढ़ाती है। तो 100 रुपीज़ में से अगर 30 रुपीज़ तरल स्वरूप में बैंक रखती है, तो उसे विनियोजन के लिए 70 रुपीज़ अवेलेबल है। तो पहले वाले उदाहरण में कैसा था? 100 रुपीज़ डिपॉजिट, 20 रुपीज़ लिक्विड तरल और 80 रुपीज़ विनियोग के लिए अवेलेबल। यहाँ पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट, 30 रुपीज़ लिक्विड तरल, 70 रुपीज़ अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। पहले वाले उदाहरण में जहाँ बैंक 80 रुपये का विनियोजन करती थी, तरलता बढ़ाने की वजह से अब बैंक केवल 70 रुपये का विनियोजन कर पाएगी। तो ये हिसाब आप समझते हैं कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट कम तो फ़ायदा भी कम। तो इस तरह से लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, तरलता और लाभदायकता, ये एक दूसरे के विरोध में चलने वाली चीज़ें हैं। इनका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये दोनों कर्व्स इस तरह से आती है, एक दूसरे को काटती है। तो अपने लाभ को अधिकतम बनाने के लिए बैंक को ये चाहिए कि इन दोनों कर्व्स, ये दोनों कर्व्स जहाँ पर कट करती है, ऐसा पॉइंट निश्चित कर ले जहाँ पर लाभदायकता अधिकतम है, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन लिक्विडिटी इतनी कम नहीं है कि बैंक रिस्क में आ जाए, खाते धारकों का विश्वास बैंक पर से उठ जाए, इतनी भी कम लिक्विडिटी न हो। तो ये कौन सा लेवल है जो ऑप्टिमम है, ये बैंक को डिसाइड करना है, जहाँ पर वो लिक्विडिटी उतनी रखे जितनी सेफ रहने के लिए आवश्यक है और मैक्सिमम अमाउंट को इन्वेस्ट करे ताकि उससे लाभ कमाया जा सके। अब इसमें हम देखते हैं किसी बैंक की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आस्तियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करे, लेकिन अधिकतम लाभ के उद्देश्य के साथ साथ बैंकर को अपने आस्तियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। अतः बैंक को एक ऐसी विनियोग नीति बनानी चाहिए जो एक ओर उसे अधिकतम लाभ तथा दूसरी ओर जमाकर्ताओं को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करे। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं कि बैंक के विनियोग नीति के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है अधिकतम लाभ, और ये जो उद्देश्य है अधिकतम लाभ और सुरक्षा, ये जो दो उद्देश्य हैं, ये किन चीज़ों पर डिपेंड होते हैं? ये डिपेंड होते हैं, ये निर्भर होते हैं बैंक के कोषों की तरलता और विनियोग की विवर्तनशीलता, यानी कि शिफ्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। किसी भी बैंक का व्यवसाय जमाकर्ताओं के विश्वास पर निर्भर है। प्रत्येक जमाकर्ता यह मानकर चलता है कि बैंक किसी भी समय उसकी मांग पर नकदी दे देगा। अतः प्रत्येक बैंक को इस विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ रखनी चाहिए ताकि मांग पर जमाकर्ताओं को भुगतान किया जा सके। अब ये विवर्तनशीलता या शिफ्टेबिलिटी क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि बैंक की अधिकांश आस्तियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वे केंद्रीय बैंक अथवा, प्लीज़ एक मिनट होल्ड कीजिए। केंद्रीय बैंक अथवा अन्य बैंकों को कर्तित की जा सके। संकट के समय
संकट के समय बैंक विवर्तनशील कोषों के द्वारा नकद राशि प्राप्त करके अपने जमाकर्ताओं व लेनदारों का भुगतान कर सकती है। कोई प्रतिभूति तभी विवर्तित की जा सकती है जब वह कुछ शर्तों की पूर्ति कर सके। प्रायः एक बैंक ऐसी प्रतिभूतियों में ही विनियोग करता है जो आसानी से खरीदी व बेची जा सके तथा जिन्हें बिना किसी हानि के वितरित किया जा सके, चाहे उनसे अधिक लाभ ना हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि बैंक ऐसे विनियोग करता है जिनको आसानी से, जो लिक्विड फॉर्म में, जिनको तरल स्वरूप में कन्वर्ट करने में बहुत अधिक तकलीफ ना हो, आसानी से उन्हें खरीदा या बेचा जा सके, ताकि यदि ऐसा समय आता है कि ग्राहक बैंक के पास रोकड़ मांगने आता है और बैंक के पास रोकड़ नहीं है, तो वह तुरंत आस्तियों को बेचकर रोकड़ ग्राहक को दे सके, भले ही वो ऐसी आस्तियाँ हो जिसमें अधिक लाभ नहीं है। आगे ये जो विरोधाभास है, लाभदायकता और तरलता, इनके बारे में डिटेल में दिया गया है। ये सभी नोट्स आपको लिंक द्वारा भेजे जाएंगे और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।